नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें हैं कहानी कुर्सी की में जिनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर की। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली का शराब घोटाला। ये शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है और ईडी भी उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब अदालत का रुख तो किया ही है और अदालत के सामने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे 3 समन ठुकरा दिए हैं और ये अपने आप में एक गुनाह है, अपने आप में ये एक अपराध है। और ईडी का ये कहना है कि कोर्ट को ये नहीं देखना है, जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी के ये समन गैर कानूनी हैं या असंवैधानिक हैं, ईडी हमको समन नहीं भेज सकता। ईडी का कहना है कोर्ट को केवल यह देखना है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक जांच एजेंसी के समन की अनदेखी की, जांच एजेंसी के समन पर वो नहीं आए और उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। और ईडी ये कह रही है कि ये ईडी की अपील, ईडी की दरखास्त अदालत में चूंकि स्वीकार हो गई है तो ये प्राइमा फेसी अदालत ने स्वीकार कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरी खबर को यूं देखना चाहिए कि एक ग्राउंड बनता जा रहा है जो आगे जाकर कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में तब्दील ना हो जाए। आपके मन में भी यही सवाल होगा और यही बड़ा सवाल है भी कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए जांच एजेंसी उनको कई समन दे चुकी है, लेकिन यह ताजा समन भी अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया था और इसको लेकर के अब मामला अदालत में जा चुका है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, यह उन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बता दिया था। अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर ही यह पूरी मुलाकात हुई थी। और वहां अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर ईडी की रूल बुक से सेक्शन 45 को हटा दिया जाए तो जितने नेता भाजपा में जा रहे हैं सब बाहर आ जाएंगे, बल्कि भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी छोड़ देंगे। आपको पहले अरविंद केजरीवाल की बात सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे ये सेक्शन 45 है क्या जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली विधानसभा में बोल रहे हैं, सुनते हैं। कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बिल गलत आने का, ये कोविड के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए, कई महीनों तक बिल जनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम हुई कि आज 40% दिल्ली जो है वो गलत बिलों, इन्फ्लेटेड बिल्स का शिकार है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता की भलाई देखते हैं। जैसा अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठे तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के विधानसभा में बोल रहे हैं और वहां अगर कुछ जिक्र वो करते हैं अपने ऊपर चल रहा है इस मामले का तो आपको फिर एक बार हम लेकर चलेंगे। कहानी कुर्सी की में आज के मेहमानों का स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत आपका भी। और समीर चौगानकर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के समन पर नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि यह अवैध समन है। ईडी ये कह रही है कि अब मामला अदालत के सामने। दरअसल दोनों ही कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने यह कह दिया है कि कोर्ट को यह तय करना है कि अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। ये हमारी याचिका स्वीकार करने का मतलब ही यह है कि उन्होंने मान लिया है सुओ मोटो कि अरविंद केजरीवाल ने गलत काम किया, अपराध किया, हमारे समन पर जवाब ना दे करके। देखिए, अब मुझे तो नहीं याद आता कि कोई आरोपी इस तरह से एजेंसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। हमने ये जरूर देखा है
कि किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे और वो जिसको कहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद या गिरफ्तारी के पहले कोशिश करता है, मीडिया में अपनी बात रखता है, लेकिन एजेंसी को इस तरह से कन्फ्रंट करना और ये कहना कि ना ना आपको तो अधिकार ही नहीं है, आप हैं कौन हमें नोटिस भेजने वाले, समन करने वाले। और ये एक तरह से ईडी को जो अधिकार प्राप्त है, और ईडी नहीं किसी भी एजेंसी को जब उसकी स्थापना होती है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं जिन बेसिस पर, जिस बेसिक प्रीमाइस पर जिसको तैयार किया जाता है, उसको चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और ईडी जब अदालत के सामने ये कह रही है, जिस सेक्शन 174 का वो जिक्र कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रहा है कि बिना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अब इस मामले में हम आगे बढ़ नहीं सकते। और ये लगातार देखा भी गया कि कभी विधानसभा में है, कभी कोई और वजह है, कभी कोई और वजह है। कल मुझे किसी ने भेजा कि देखिए ये हमारे मोहल्ले में एक विवाह में आए हुए हैं, तो इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल के पास समय है। लेकिन अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते हैं, ईडी के सामने उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि किस आधार पर हमको बुला रहे हैं। अब इस तरह से किसी एजेंसी की वैधानिकता को चुनौती देने का यह पहला मामला है। और अच्छा है कि ईडी की इस याचिका पर सुनवाई हो और यह तय भी होना चाहिए कि क्या कोई आरोपी किसी एजेंसी के उसके अधिकार, उसके जो मूल चीजें हैं, उस पर सवाल खड़ा कर सकता है। मुझे लगता है कि गिरफ्तारी अब लगभग तय है। अब वो कितना समय लेगी, वो भले बार बार कहें कि पीएमएलए सेक्शन 545 उड़ा दो या कुछ कर दो तो ये पार्टी बना लेंगे, लेकिन बहुत साफ दिख रहा है कि अब अरविंद जी तक जो गिरफ्तारी है वो बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। सेक्शन 45 जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया कि अगर ये हट जाए तो कोई भाजपा में नहीं जाएगा। सेक्शन 45 दरअसल ये कहता है कि पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अगर किसी भी आरोपी पर लगता है तो उसको बेल नहीं मिलेगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अदालत से बेल के भी बहुत सख्त ग्राउंड जो है वो उसमें दिए गए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बार बार ये कहती है कि कानून ही ऐसा बना दिया गया है जिसमें एक बार आदमी फंसा तो फिर जेल में ही रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं, उसको बेल भी नहीं मिलती। अब क्या अपना भी कोई ऐसा ही भविष्य अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं? हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं। राहुल महाजन जी, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक सामने यही खड़ी दिखाई देती है? कि एक बात तो साफ दिखाई देती है कि अरविंद केजरीवाल जो है कानून के सारे जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। तो कानून जो है वो ये किसी भी व्यक्ति को जो है वो इजाज़त देता है कि वो किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सके। अगर किसी एजेंसी ने नोटिस भेजा या कुछ भी करे वो चैलेंज कर सकता है। तो वो उसके लूप होल्स, कानून के जो हथकंडे हैं उनको अपना रहे हैं। और साथ में वो विधानसभा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि विधानसभा में कई बातें जो हैं वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पूरी तरह से राजनेता हैं और वो उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसकी छवि विधानसभा का तो उन्होंने विधानसभा का तो ऐसा हाल कर दिया है कि हर ऐसा लगता है वीकेंड पर अब चलिए दिल्ली क्या करना है, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लो। कौन सोच सकता है 62-65 जिसकी सीटें हों वो विश्वास प्रस्ताव रख रहा है विधानसभा के अंदर? तो यही बात मैं बोल रहा था। तो वो इस्तेमाल उसका कर रहे हैं, वो जानबूझ के उन्होंने विश्वास प्रस्ताव लेके आए ताकि वो इसका हवाला देकर उनको कोर्ट में पेश नहीं होना पड़े प्रैक्टिकली, और ये कह सकें कि अच्छा अब मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मेरा ये विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो कह रहे हैं अरे मैं तो आता लेकिन अचानक से ही आ गया विधानसभा का जब विश्वास प्रस्ताव। देखिए वो मैंने कहा ना वो कानून के सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात सही है कि उनको जो नोटिसेज मिल रहे हैं अब ईडी के, ये तो कभी ना कभी अब या भी नहीं होगा तो मार्च में जब उनको बुलाया गया है तब होगा कि कोर्ट कहेगा कि आपको जाके जवाब देना है। तो कोर्ट जब कह देगा तो उनको और मुश्किलें होंगी कि अब तो जाना ही पड़ेगा। अगली खबर बढ़ता हूं, समीर जी। देखिए वो कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आरोपी केजरीवाल है, ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना है। 6 समन आ चुके हैं लेकिन बार बार जाने से बच रहे और उल्टा ही ईडी को धकिया रहे कि यह गैर कानूनी है, ईडी गैर कानूनी काम कर रही है। मुझे लग रहा है केजरीवाल जो चाहते थे उन्हें वह सहूलियत मिल गई है। किसी तरीके से वो ईडी से बचना चाहते थे और 17 मार्च की जो डेट कोर्ट ने दे दी है तक उनको जो राहत दे दी है वो उसमें केजरीवाल मुझे लगता है थोड़ा सफल हो गए। लेकिन केजरीवाल इस बात को भूल गए हैं कि ईडी लगातार उनको समन भेजती रहेगी और ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि जो शराब का दिल्ली में जो घोटाला हुआ है, जिस मामले के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, उसी मामले में केजरीवाल भी अंदर जाने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल कोई शक नहीं आपको? बिल्कुल इतना है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी एजेंसी किसी मुख्यमंत्री को लगातार अगर समन भेज रही है और बुला रही है तो इसका मतलब ये बहुत साफ है कि उस एजेंसी के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी पुख्ता जानकारी है जिसकी वह पूछताछ मुख्यमंत्री से करना चाहती है।
अब बस इतना समय है कि कब ईडी के सामने केजरीवाल पेश होते हैं। ठीक है। एजेंसी पूछेगी, एजेंसी जानती है कि केजरीवाल का उसके पास जवाब नहीं है। यह भी हो सकता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उसी दिन हो जाए या उसके बाद दूसरी पूछताछ पे हो, लेकिन यह तय है। और केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि उन्हें पूरी एक्साइज पॉलिसी की जानकारी, की एक्साइज पॉलिसी कैसे बनी थी, किन लोगों का पैसा लगा है, पैसा किन लोगों से आया, वो पैसा कहां गया है। ठीक है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी को एक बार जरा केजरीवाल शायद इसी मामले पर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमें सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है, हम सरकार कैसे चलाएंगे। पर छोटा कमेंट सर। नहीं, बहुत छोटा कमेंट। देखिए, बार बार अरविंद जी कहते हैं कि हमारी सरकार तो सरप्लस बजट लेकर चलती है, और आज वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए न तो मोहल्ला क्लिनिक चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, न इसके लिए पैसा दे रहे हैं, न उसके लिए पैसा दे रहे हैं। यानी जो जरूरी जरूरतें हैं उसके लिए बार बार उनको केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है। अगर दिल्ली की सरकार के पास सरप्लस बजट हर चीज में है, और देखिए अक्सर ये बात सामने आती है, वो कई बार आंकड़ों को घुमा कर कहते हैं, और जो आधा राज्य है, जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसका वो दुरुपयोग भी करते हैं। सारा बजट सिर्फ और सिर्फ दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। जब किसी जरूरी जरूरत होता है, पहले भी एमसीडी के कर्मचारियों का पैसा नहीं दिया गया था, तब भी यही बताया गया था कि केंद्र सरकार नहीं दे रही। तो ये भी लोगों को जानना चाहिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है और उनके बजट का एलोकेशन कहां हो रहा है। देखिए, एक अभी हम सेक्शन 45 की जो केजरीवाल बात कर रहे थे, उसमें जो ये लोग बोलते हैं वो इसका ये कारण है कि जो अक्यूज है उसे प्रूव करना होता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और दूसरा बेल में भी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उसे ही ये प्रूव करना होता है कि बेल पर जाके मैं कोई और अपराध नहीं करूंगा। तो ये कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा ये इसलिए ये सारा जो उस सेक्शन की इसीलिए मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों को बेल नहीं मिल रही है, संजय सिंह को भी इस मामले में बेल नहीं मिल रही है। अगली खबर पर हम बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज बहुत हलचल है, आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भी हैं, और उत्तर प्रदेश में आज ये बात भी चल रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी या नहीं होगी। जैसी तस्वीर आपने बिहार में देखी थी, तेजस्वी यादव जीप चला रहे थे, बगल में बैठे थे राहुल गांधी, ऐसी कोई जीप वाली तस्वीर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं इस बारे में, इसके लिए बड़ी खबर जो है आज की, वो मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव ने, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अरमानों पर फिर से ठंडा पानी डाल दिया। बात चल रही थी कि दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो जाएगा, सीटें भी जल्द अनाउंस हो जाएंगी, और उससे पहले आज अमेठी और कल रायबरेली में राहुल गांधी को होना है, तो वहां पर अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला जो गाना बैकग्राउंड में चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा अभी हमारी बातचीत चल रही है, यहां से कुछ लिस्टें हमने भेजी हैं, वहां से कुछ लिस्टें उनकी आई हैं हमारे पास, एक बार फाइनल हो जाए सीटों का मामला, उसके बाद हम मुलाकात भी कर लेंगे। और दूसरी ओर जयराम रमेश, जो लगातार राहुल गांधी के साथ साथ सारथी के तौर पर चल रहे हैं यात्रा में,
वो बार बार कह रहे हैं नहीं अखिलेश यादव आएंगे, हमें पूरा यकीन है अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं पहले हम समझौता कर लें उसके बाद हम जाएंगे। आप दोनों की बात सुनिए और टोन का अंतर भी समझिएगा। और इतना मिसकम्युनिकेशन क्या हो सकता है? यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी बड़े राजनीतिक दलों के अंदर मीडिया के जरिए संवाद कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के बावजूद। कोई पॉइंट पर्सन है भी दोनों पार्टियों के बीच में बात करने वाला? सुनिए जरा, जयराम रमेश, अखिलेश यादव। गठबंधन है उसके महत्वपूर्ण पार्टनर है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वो अमेठी रायबरेली में जुड़ेंगे, तो वो कब जुड़ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे, वो कल जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे। और आज तो कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कल हम पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी। और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। इतना जबरदस्त तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में ऐसा लग रहा है कि गैप है, और आप बात नहीं, अगर एक सुर में बात नहीं पहुंचा सकते अपनी, तो फिर क्या ही समझौता होगा? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों ही दल अपनी अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने शातिर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ना हम गठजोड़ तोड़ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हरकतें क्या हो रही हैं वो लोगों को दिख रहा है कि नहीं तोड़ के बैठे हुए हैं। अब अगर समझौता सीटों का होना था तो बात कौन करेगा? बात तो वही राहुल गांधी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे, वही अखिलेश यादव, वही लोग करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब फिर से सूची इधर से उधर आ जाएगी तो हम देखेंगे और फिर तय कर लेंगे। कितनी बार होगी अब सूची? उसके पहले का घटनाक्रम देखिए। राहुल गांधी जातीय गणना बार बार कह रहे हैं, ये पीडीए बार बार कह रहे थे। अखिलेश यादव को INDIA कभी पसंद नहीं था, नीतीश जी को भी नहीं पसंद था, वो तो खैर छोड़ चुके हैं, इनको भी पसंद नहीं था। ये बार बार कहते, जब अपने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उसमें भी लिखा पीडीए होगा बुलंद, पीडीए आगे बढ़ेगा। अब उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल भले दल दूसरा है लेकिन उन्हीं के साथ हैं, और सलीम इकबाल शेरवानी, ये तीन के तीनों कह के आते हैं भैया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ना अकलियत की चिंता ना पिछड़े दलित की चिंता। और राहुल गांधी भी बार बार वही सब गिना रहे हैं। अब पल्लवी पटेल उनके साथ जीप में बैठ के बढ़िया घूम भी ले वाराणसी में। अब ये दूसरे तरह का संकट है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि राहुल गांधी शातिर तरीके से उनके मतदाता समूह में सेंध लगा रहे हैं। कोशिश वो ये कर रहे हैं कि एक बार वो मामला ठीक हो जाए और ये अकलियत वाली बात ठीक हो जाए तो हमारा जो राहुल गांधी का थोड़ा पड़ला है वो भारी पड़ेगा। शायद ये वजह भी है कि अखिलेश यादव आज ज्यादा तीखे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं पहले सीट बता दो उसके बाद न्याय यात्रा। अच्छा, जो आपने पीडीए वाली बात की ना, पहली बार, क्योंकि पीडीए दिया हुआ जो है नारा तो ये अखिलेश यादव का, ये पहली बार इस पीडीए के चक्कर में अखिलेश यादव खुद फंसे हुए दिखाई दे रहा है। अपना ही नारा और अपनों ने ही फंसा दिया। अब पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सबसे पहले कौन बोला? पिछड़े वर्ग से पल्लवी पटेल कि भाई जो आपने राज्यसभा के उम्मीदवार दिए उसमें कौन पीडीए है। दूसरा कौन बोला? डी फॉर दलित, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और तीसरे अल्पसंख्यक यानी मुसलमान में वो भी जुड़ गए इसमें, और यही बात कहने लगे सलीम शेरवानी। सलीम शेरवानी की बात सुनिए आप, वो कह रहे हैं कि भाई अब मुसलमान किस मुंह से वोट करे समाजवादी पार्टी को? आखिर इस पीडीए में जो ए है, अल्पसंख्यक है, उसका ख्याल रख रहे हैं अखिलेश यादव कहीं? सलीम शेरवानी की बात। पीडीए जो है वो पिछड़ा दलित और मुसलमानों का लेके हम 2024 के चुनाव में उतर रहे थे। ये जो राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है और एक दलित है। तो अगर आप में आपके स्लोगन की सीरियसनेस है, जैसे अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको ये करके दिखाना चाहिए था कि जो आप कह रहे हैं उसमें आप खुद भी यकीन रखते हैं। वो मुझे नहीं नजर आ रहा। ये मेरा स्लोगन नहीं था, ये पार्टी का स्लोगन था, और पार्टी अपने स्लोगन से हट जाए तो मुझे तकलीफ है। जो इस वक्त मोदी जी की पहुंच है और मोदी जी का जो इस वक्त राहुल महाजन जी अपने ही नारे में फंस गए क्या? देखिए, मेरे को दो चीज़ें इसमें दिखाई दी। एक तो जो उन्होंने बात कांग्रेस के जो साथ जा रहे हैं जयराम रमेश, उन्होंने जो कहा कि वाम दल हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है वही उनके साथ है अभी, क्योंकि बाकी तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई साथ है। दूसरी बात आती है यहाँ, देखिए, चाहे वो
सलीम शेरवानी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये दिक्कत जो है ना, ये राज्यसभा टिकट की है, ये उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लगता था कि राज्यसभा का टिकट मिलेगा, ये सलीम शेरवानी भी देखिए वो बदाऊं से 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में जब कांग्रेस में चले गए थे तो इनका ये हार गए थे, तीसरे नंबर पे आए थे बदायूं से, और उसके बाद फिर जो है सपा में शामिल हुए दोबारा से। तो इन सबको ये लगता है कि उनको अखिलेश यादव जो हैं वो भाव नहीं दे रहे हैं, वो टिकट नहीं दे रहे हैं राज्यसभा का, और इसलिए ये आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी, जहाँ तक सपा और कांग्रेस की बात है कि सपा कब शामिल होगी या अखिलेश यादव कब जाएंगे, तो अखिलेश यादव जा ही नहीं सकते तब तक इस यात्रा में, जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए। वरना वहाँ जाके क्या बोलेंगे, वहाँ जाके कांग्रेस के और अपने उम्मीदवारों के लिए ज्वाइंट वोट तो मांग नहीं सकते, कांग्रेस पीछे हट गई तो अपने लोगों का क्या होगा। तो वो तो अपना देख रहे हैं कि उनकी राजनीति कैसे होगी। जी, कहीं ना कहीं वोट बैंक दोनों को अपना दिखाई दे रहा है, और दूसरा सेंधमारी ना कर दे, वही डर दिखाई देता है आपको बातों में कांग्रेस की और अखिलेश यादव की। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आपस में सामंजस्य विश्वास की बहुत कमी है। आप देखिए, बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए सीधे 12 सीटें अखिलेश यादव दे देते कि हमने कांग्रेस को 12 सीटें दे दी है। अखिलेश बिना कांग्रेस से चर्चा किए सीधे 16 सीटें को उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, और उन 16 सीटों में से कई सीट ऐसी है जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है कि उनके अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब आपस में ही सामंजस्य नहीं है और अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि मैं जो दूंगा कांग्रेस को, वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेना पड़ेगा, कांग्रेस डिमांड नहीं कर सकती, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि कांग्रेस को कितने सीटें देना और कौन सी सीटें देना है, कांग्रेस को वहां चुपचाप लड़ना है। सिर्फ अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के अधिकार की सीटें हैं, बाकी जो 78 सीटें हैं वहां मैं निर्णय लूंगा। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होगा। सबसे बड़ी इसके अंदर जो स्थिति हो रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इसलिए अपना एक जो स्वार्थ देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा नहीं भेजा, उनकी बेटी की जो सीट है वहां से उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी अभी सीट डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को टिकट नहीं देगी, तो बदायूं से वो सपा से लड़ सकती है। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अलग समस्या है, तो पल्लवी पटेल की अलग समस्या है कि राज्यसभा उनको घर से किसी को भेजा नहीं गया है, और लोकसभा में उनको कितनी सीटें मिलेगी ये भी अभी अखिलेश यादव ने कमिट नहीं किया है। तो राहुल गांधी की चूंकि तस्वीर चल रही है, तो आज बता दें बड़ा इंटरेस्टिंग आमना सामना हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। अमेठी में राहुल गांधी भी और अमेठी में उनको 2019 में हराने वाली स्मृति ईरानी भी। फर्क इतना है कि आज जो सभा राहुल गांधी थोड़ी देर में अमेठी में करेंगे वो शहरी इलाके में कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का जो आज दौरे लगे हुए, जो हमको जानकारी मिली है, वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के अंदर है। लेकिन एक दिन पर अमेठी में दोनों का होना बड़ा दिलचस्प तो वैसे भी है। और जब से वायनाड गए अमेठी हारकर राहुल गांधी, बहुत शुद्ध अमेठी की उन्होंने ली नहीं है, और ना ही कभी न्यूज में बहुत ज्यादा आया भी नहीं कि वो अमेठी गए भी हों। अब लेकिन यूपी जब उन्होंने अपना यूपी से यात्रा निकाली तो बड़ा खराब संदेश जाता अगर अमेठी रायबरेली वो नहीं जाते, खासकर जब सोनिया गांधी ने भी अब रायबरेली को छोड़ दिया है, तो शायद उनकी मजबूरी भी थी अमेठी रायबरेली का रुख करना। लेकिन आज एक ही दिन स्मृति ईरानी और राहुल गांधी अमेठी के अंदर। देखिए, ये मुझे लगता है कि अमेठी के लोगों को भी एक तरह से तय करने के लिहाज से अच्छा हो जाएगा कि एक स्मृति ईरानी जो चुनाव हारने के बाद वहां आई, वहां अपना एक ठिकाना बना लेती हैं और लगातार अपनी विकास योजनाओं के साथ वहां है। एक राहुल गांधी जो गायब होते हैं और उसके बाद सिर्फ तब आते हैं जब उनको लगता है कि अब देश में कांग्रेस पार्टी अवसान की ओर है, और उत्तर प्रदेश में विशेष करके सिर्फ एक प्रतीकात्मक यात्रा भर तक वहां जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं प्रतीकात्मक कि देखिए, इसके पहले भी जितने प्रयास हुए उत्तर प्रदेश को जिस तरह से गांधी परिवार ने, जिसको कहेंगे ना कि कई बार हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ उस तरह का मान लिया कि सोचा ही नहीं कि ये वो लोग जिन्होंने सर माथे पर बिठा कर रखा, वो उनके साथ इस तरह का व्यवहार हम करते चले जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की भावुक चिट्ठी पर भी बात की थी। सवाल बस यही है कि क्या राहुल गांधी आज भी वहां जाकर ये बोलेंगे कि अमेठी के लोगों, मैं गया वायनाड, लेकिन मैं 2024 के चुनाव में फिर से यहीं आ रहा हूं। अगर वो ये बोलकर जाएंगे तब तो इस यात्रा के अमेठी रायबरेली जाने का कोई मतलब है, वरना इसको सिर्फ इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि चूंकि वहां से न गुजरते तो क्या होता, इसलिए सिर्फ यात्रा वहां से। तो ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आपको क्या लगता है कि मैं भूला नहीं हूं अमेठी को? देखिए, मुश्किल तो है ही, अमेठी हार चुके हैं, ऐसे में झटका भी लगा था जब अमेठी हारे थे। तो अमेठी की जनता क्या दोबारा साथ देगी, पर कोशिश तो होगी राहुल गांधी की। देखिए, कांग्रेस जो है अमेठी रायबरेली की सीट नहीं छोड़ना चाहती है, और
वो उनकी इच्छा रहेगी कि अमेठी और रायबरेली से जो गांधी परिवार है उन्हीं के लोग जो है चुनाव लड़े। ये इच्छा तो उनकी है और ऐसे में इनकी यात्रा से वो कोशिश जरूर करेंगे कि एक बार फिर जो है अमेठी जो है वहां पर उनके कार्यकर्ता या वहां पर जो कांग्रेस का संगठन है उसमें कुछ ना कुछ जोश आए। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आज अमेठी से राहुल गांधी कुछ अलग बोलें, क्योंकि कहीं भी और भाषण देना और अमेठी में राहुल गांधी का जाकर के कुछ बोलना बहुत अंतर है। और अमेठी वाले उम्मीद कर रहे होंगे कि उम्मीदवारी भी घोषित करें। उम्मीदवारी अब ये तो पता नहीं घोषित करें ना करना करें, चाहिए। कुछ ना कुछ तो जो अपनत्व तो कुछ दिखाएं दिखाना भाई, चाहिए, बिल्कुल। अपना जुड़ाव तो कुछ दिखाएं अमेठी के साथ। 15 साल वहां से सांसद रह लिए हैं।